हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायो के मैसेजर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने नीट के लिए क्वेश्चन सेक्शन की जो सीरीज है वो अपन लोगों ने चालू कर रखी है हिंदी मीडियम के लिए, जिसके अंदर अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उनका 1 बाय 1 चैप्टर वाइज अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर अपना रनिंग के अंदर था, जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि शरीर द्रव एवं परिसंचरण। तो इसके अंदर हम लोगों ने पहले आप लोगों को बता दिए थे कि 165 क्वेश्चन यानी 165 क्वेश्चन अपन लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे, जिनमें से 50 यानी 50 क्वेश्चन का सेट अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज अपन लोग फिर से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बचे हुए जो क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन लोग चेक करते हैं, ध्यान से पढ़ना। हृदय पेशियों में दर्द उत्पन्न होना क्या कहलाता है? देखो, हार्ट मसल्स के अंदर जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर अपन को हल्का सा पेन होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? और ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। किसी भी उम्र के अंदर, किसी भी जेंडर के अंदर ये पेन हो सकता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, हृदय शूल इसको हिंदी में बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लास्ट के अंदर दे भी रखा है डीजीज वाले पोर्शन के अंदर, ओके। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक का हृदय किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य के हृदय से भिन्न होता है? यानी कि ऐसा कौन सी चीज होती है जो मेंढक के हार्ट के अंदर तो प्रेजेंट होती है लेकिन ह्यूमन हार्ट के अंदर वो अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ध्यान से देखना, पहला देर का साइनस विनोसस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेंढक के अंदर साइनस विनोसस होता है हार्ट के अंदर, बट ह्यूमन बींग के अंदर अपन लोग बात करें तो उनके हार्ट में साइनस विनोसस नहीं होता है, ओके। और आप लोगों को पता है ह्यूमन का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन के हार्ट में भी मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है, 2 धमनी चाप ह्यूमन हार्ट में भी ये प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन साइनस विनोसस जो होता है वो ओनली एंड ओनली मेंढक के हार्ट के अंदर ही देखा गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको आप लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं, और एंजियोलॉजी के फादर कौन होते हैं? विलियम हार्वे होते हैं। तो ये सारी बातें अपन लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर अटेंड किया होगा, जो मैंने आप लोगों को बोर्ड के ऊपर पढ़ाया था, कंप्लीट लेक्चर जो कि अपना एम्स लेवल का था, तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो हर एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और आई बटन के ऊपर भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके उन लेसन को भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। वासा विजोरम से क्या अर्थ है? ध्यान से समझना, वासा विजोरम पूछा है, ठीक है। तो वासा विजोरम से क्या अर्थ है? तो वासा विजोरम एक्चुअली होता क्या है, समझना। एक्चुअली है क्या, ध्यान से देखना। जो अपने वेना केवा वगैरह होती है, जो अपनी अरटा वगैरह होती है, उनकी वॉल आपको पता थोड़ी सी मोटी होती है कंपैरिजन टू कैपिलरी से। तो इनकी वॉल जो मोटी होती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को पता है सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। वॉल के अंदर भी तो सेल होती है। इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, इनको भी पोषण चाहिए। अब इनको पोषण प्रदान करने के लिए इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज के छोटा छोटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैप पाया जाता है, जाल पाया जाता है, ठीक है। किसका? केशिकाओं का, जो इनकी वॉल को पोषण प्रदान करता है, इनकी दीवारों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वासा विजोरम। चलो पढ़ते हैं अभी। अनुप्रस्थ ग्रीवा योजक शाखा, गलत बात है। एक अंग में रुधिर केशिकाओं का जाल, नहीं भाई, अंग की बात नहीं करें अपन, तो महाशिरा और महाधमनी की बात करें। महाधमनियों तथा महाशिराओं की भित्तियों में स्थित रुधिर केशिकाओं का पोषण के लिए जाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया है। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, किसको रक्त देती है? तो कोरोनरी जो धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, वो हेड की जो मसल्स होती है उनको प्योर ब्लड सप्लाई करती है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग। 57 नंबर क्वेश्चन। जब चोट या अन्य किसी कारण से शरीर से रुधिर की अचानक हानि होती है तो निम्न में से कौन सा अंग शरीर के अंगों को कुछ रुधिर प्रदान करता है? तो देखो, एक चीज होता है अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है जिसको अपन लोग ब्लड बैंक बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर वो कुछ रुधिर अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवा देता है अगर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं आप लोग? याद रखना, स्प्लीन को बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं आप लोग? स्प्लीन को बोलते हैं बच्चों, याद रखना। यही आरबीसी का कब्रिस्तान भी अपन इसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 58 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ना। खरगोश का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। देखो भैया, खरगोश हो चाहे मेंढक हो, मेंढक का तो नहीं मैं कह सकता, खरगोश हो मेंढक हो, हाँ बिल्कुल मेंढक में भी होता है।
तो देखो भैया, खरगोश हो, मेंढक हो, हमारे अंदर हो, तो इनके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस तरह का होता है? क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। खरगोश को खरहा भी बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, और इसको इंग्लिश में रैबिट बोलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है। वेरी वेरी अच्छा भैया, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ अच्छा भी है। तो केरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी कहाँ से निकलती है? देखो, अगर वो सिंपल सा देता कि महाधमनी कहाँ से निकलती है तो अपन लोग डायरेक्टली बता देते हैं, क्योंकि महाधमनी जो होती है, ऑर्टा होती है, वो कहाँ से निकलती है? अपने बायनिला से निकलती है। अब उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? केरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी, ठीक है। तो ये भी कहाँ से निकलेगी? ऑब्वियस सी बात है, बायनिला से ही निकलेगी, लेकिन इसने सीधा सीधा नहीं दिया है। लेकिन अपन को पहचान जाना चाहिए कि महाधमनी अगर टर्म्स अपन को दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, महाधमनी जो होती है, ऑर्टा जो होती है, वो बायनिला से ही निकलती है और कहीं से भी नहीं निकलती। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ट्रिकी अगर अपन को करना हो तो नॉर्मल सी बात है, महाधमनी अगर अपन देखें तो जो ऑर्टा होता है वो ऑब्वियस सी बात है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकलता है। 60 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, पढ़ना। बच्चों में स्पंदन दर वयस्कों की तुलना में ज़्यादा होती है, और नॉर्मल सी बात है ये तो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हार्ट जो बीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। अडल्ट में थोड़ी कम हो जाती है, और ओल्ड एज के अंदर जाते थे थोड़ी सी और कम हो जाती है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिम्फ का रंग होता है भैया। देखो, लिम्फ के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। देखो, जो लिम्फ होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है, क्योंकि लिम्फ के अंदर होता कौन कौन से कंपोनेंट है वो अपन को पता होना चाहिए। तो लिम्फ के अंदर ब्लड में से आप केवल आरबीसी बाहर निकाल दो और प्लेटलेट्स बाहर निकाल दो, बाकी जो कंपोनेंट होती है मोस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती है, और डब्ल्यूबीसी का किसी भी टाइप का कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिम्फ भी कैसा होगा? कलरलेस होता है। सिंपल क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, लिम्फ के अंदर आप लोगों को जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है, यानी कि लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। लेकिन जो ब्लड क्लॉट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो तो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लिम्फ का भी क्लॉट होता है, हालांकि ब्लड के मुकाबले उसको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन क्लॉट तो होता ही है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मनुष्य में लसिका गांठें कहाँ पर सर्वाधिक होती है, कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो अपने जो नेक वाला रीजन होता है, गर्दन वाला रीजन होता है, वहाँ पर जो लिम्फ नोड होती है उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आपको याद रखना डायरेक्टली। लसिका का स्कंदन, देखो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यानी कि जो लिम्फ होता है उसका क्लॉट पूछा है। तो लसिका का जो स्कंदन होता है वो जो ब्लड होता है उसकी तुलना में धीरे धीरे होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रुधिर की तुलना में धीरे धीरे होता है। 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक धमनी को सिरा से इस गुण से पहचाना जा सकता है। धमनी को क्यों? ध्यान से पढ़ना। धमनी के अंदर क्या ऐसा कौन सा करैक्टर है, ऐसा कौन सा गुण है जो उसको सिरा से अलग करता है? तो समझना, धमनी का पूछा है। धमनी की भित्तियां मोटी होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। धमनी की गुहा सक्रिय होती है, नैरो इसके जो ल्यूमेन होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी दोनों ऑप्शन सही है। धमनी में कपाटों का भाव पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कपाट होते हैं वो ओनली एंड ओनली सेरा में यानी कि वेन में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर लिखित से भी, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन है वो धमनी के लिए करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, ध्यान से पढ़ना। शरीर में लस्सी का निर्माण का मुख्य अंग है, ध्यान से पढ़ना। देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घूम के आया है और ये अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इतने खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। देखो, लिम्फ का फॉर्मेशन कहाँ पर बनता है? देखो, जब अपन खाना खाते हैं वो ऑब्जर्व होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व होने के अंदर भी आप लोगों को पता है दो तरह से ऑब्जर्व होता है, एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है और एक लैक्टियल के थ्रू लसिका में जाता है, जो कि लिम्फ का निर्माण करता है। तो इसने वही पूछा है कि लिम्फ का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो फैट सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं वो सीधा कहाँ पे जाते हैं? लसिका यानी कि लिम्फ के अंदर जाते हैं। तो नॉर्मल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलियम की म्यूकोजा हो जाएगा, क्योंकि इलियम किसका पार्ट होता है? किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का तो है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो इलियम होता है उसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर, और मैक्सिमम डाइजेशन पूछे तो ड्यूडेनम, ठीक है ना। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम के अंदर होता है। ओके, जेजुनम और इलियम के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कशेरुकियों के वृक्क निवाहिका तंत्र सहायक होता है। देखो, अपने अंदर जो वृक्क निवाहिका तंत्र होता है वो किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है, किस चीज़ के अंदर सहायता करता है?
तो वृक्क के अंदर जो निवायिका तंत्र होता है वो अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो नाइट्रोजिनस जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। ठीक है ना। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको त्याग करने में, यानी वृक्कों से नाइट्रोजिनस हानिकारक पदार्थों के त्याग में, यानी कि एक्सक्रीट करने में, बॉडी से बाहर निकालने में इसका हेल्प होता है, सहायता करता है ये। 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मनुष्य की प्लीहा का क्या कार्य है? स्प्लीन के अंदर स्प्लीन का क्या रोल होता है? ध्यान से पढ़ना। स्प्लीन, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, भ्रूणावस्था में सभी प्रकार की रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब बोन मैरो का निर्माण नहीं होता, उस कंडीशन के अंदर ब्लड का निर्माण कौन करता है? एक तो स्प्लीन यानी प्लीहा करता है, साथ ही साथ लिवर भी करता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, वयस्कों में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तथा एंटीबॉडीज का निर्माण करना। यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अडल्ट के अंदर बात करें तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये करता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वयस्कों में रुधिर का अस्थायी संग्रह है। ठीक है, अस्थायी संग्रह करना तथा रुधिर के आयतन का नियंत्रण करना, यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कभी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ मात्रा के अंदर ये हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई करने का भी काम करता है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जो होता है, वो अपने शरीर का ब्लड बैंक होता है। तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के हृदय की मोटी भित्ति किसकी रचना के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अपने हार्ट के अंदर 3 लेयर होती है, 3 भित्तियां पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे बाहर बात करें तो वो होती है एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम। तो इसने पूछा कि हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट की जो लेयर होती है, वो सबसे मोटी भित्ति कौन सी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, जो मायोकार्डियम होता है उसके कारण अपने हार्ट के अंदर हार्ट की मोटी भित्ति की रचना होती है। किसके कारण? मायोकार्डियम के कारण। क्लियर हो गया? ओके। 69 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। 69 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर से कौन सा अंग पृथक करने पर मनुष्य में सबसे कम प्रभाव अपन को देखा गया है? देखो, वैसे तो ये जितने भी ऑर्गन दे रखा है, चाहे स्प्लीन हो, लिवर हो, पेनक्रियास हो या फिर पीयूष ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। किसी को भी अगर अपन लोग निकालेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन अपन को पूछा सबसे कम प्रभाव किसको निकालने पे पड़ता है। तो मैं पहले बात करता हूँ लीवर, यकृत, क्योंकि लीवर जो होता है वो आपको पता बहुत सारे काम करता है। अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अग्नाशय की बात करें तो भैया ये मिक्सोग्लैंड होती है, ठीक है, ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है और ये एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करती है। तो अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो भी गड़बड़ है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो भैया ये पूरी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है इसी के अंदर आता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड होती है अपनी बॉडी की। तो इसको भी अगर अपन लोग बाहर निकाल देंगे, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं इसके अंदर। तो स्प्लीन की बात करें तो इसके अंदर भी इफेक्ट होता है, लेकिन इन तीनों के मुकाबले इसमें कम इफेक्ट होता है। तो अपन को यही पूछा है कि सबसे कम प्रभाव किसको निकालने पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 के अंदर सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मनुष्य में पल्मोनरी महाधमनी प्रारंभ होती है। पल्मोनरी आर्टरी इसने पूछा है कि पल्मोनरी जो महाधमनी होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपना जो दायां निलय होता है वहां से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ना। हृदय का संकुचन कहलाता है। हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? देखो, 2 टर्म्स अपन लोग यूज करते हैं, तो सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल यानी होता है संकुचन करना, डायस्टोल यानी होता है शिथिल। तो संकुचन कहलाता है, इसका नॉर्मल आंसर हो जाएगा क्या? सिस्टोल हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। जब मनुष्य के हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर किन अंगों में जाता है? दायां निलय, तो सपोज करना ये अपना हार्ट हो गया, ठीक है। तो इसने पूछा दायां निलय, पूछा है ना, दायां निलय, तो ये हो गया दायां निलय इधर वाला। अगर ये संकुचित होता है तो ब्लड कहाँ पे जाता है? अपने लंग्स के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है? लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि लंग्स के अंदर जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन। खरहे, खरहे मतलब रैबिट यानी खरगोश के बारे में बोल रहे हैं। रेबिट के हृदय के स्पंदन दर लगभग होती है भैया, बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 200 बीट पर मिनट इसकी हार्ट रेट होती है। ये आपको याद रखना डायरेक्टली। 74 नंबर क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिज किससे निकलता है? तो देखो, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिज किससे निकलता है ये अपन को पूछा है, तो नॉर्मल आंसर क्या हो जाएगा इसका? एवी नोड से ये निकलता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तो आप लोगों को बहुत ही ये क्वेश्चन है जो ईजी लग रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं।
वयस्क मनुष्य के हृदय के अंतर आलिंद पट पर एक अंडाकार खड्डा पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? देखो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर। तो दोनों आलिंद के बीच के अंदर जो पट होता है वहां पर अंडाकार खड्डा पाया जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। उसको अपन लोग बोलते हैं फोसा ओविलिस। बच्चों क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? फोसा ओविलिस। याद रखना इस चीज को, और मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप लोग डायरेक्टली याद रख लेना। 76 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। पुरकिंज तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं? तो पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि भैया पुरकिंज तंतु जो होते हैं वो अपने हार्ट के कौन कौन से चैम्बर के अंदर फैले रहते हैं। तो पुरकिंज फाइबर जो होते हैं वो केवल और केवल वेंट्रिकल्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर ये फैले रहते हैं। तो अगर ये संकुचन करते हैं तो कौन से चैम्बर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे? याद रखना, जो निलय होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ये संकुचन लाते हैं, उन्हीं के अंदर संकुचन होता है। 77 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सी तंत्रिका हृदय स्पंदन दर को घटाती है? तो अगर हार्ट रेट की बात करते हो तो हार्ट रेट जो होता है वो कौन सी नर्व होता है जो कंट्रोल करता है? बच्चों याद रखना, जो वेगस नर्व होती है, यानी कि क्रेनियल नर्व 10 वाली जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेगस नर्व। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया, बताया भी है। वेगस नर्व जो होती है वो हृदय स्पंदन दर को घटाती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, और इसको भी ध्यान से पढ़ना। देखो स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही रैपिडली स्पीड है, अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया तब आपको स्पीड लग रही होगी, अदरवाइज बहुत ही सही है स्पीड। और इसी स्पीड से आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने। आप लोगों को ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ने में ही आधा मिनट लगा देना है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, ओके। क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ोगे और NCERT का रिविजन बार बार करोगे, उसके बाद आपके माइंड के अंदर कंप्लीट चैप्टर फिट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के हृदय में साइनस वेनोसस किसकी दीवार का ही एक अंश होता है? साइनस वेनोसस जो होता है वो किसकी दीवार का ही एक अंश होता है? तो राइट एट्रियम जो होता है, देखो हेड के 4 चैम्बर होते हैं, जो राइट एट्रियम जो होता है उसके अंदर ही साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, उसका अंश होता है, यानी कि दाएं आलिंद की दीवार का ही ये अंश होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का मुख्य कब्रिस्तान है? यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं आप लोग? स्प्लीन यानी प्लीहा को बोलते हैं। डायपेडेसिस क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क भी कर रहा हूँ, और इसको आप लोगों को याद भी रखना है। ध्यान से देखना, डायपेडेसिस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो कोई टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है, ठीक है। और यहाँ से कैपिलरीज निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है? कैपिलरीज वगैरह निकल रही है। अब टिश्यू के अंदर सपोज करना कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया, ओके। अब टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया आ गया तो इसको किल करने के लिए कुछ WBC इनको चाहिए। तो ये कैपिलरीज के थ्रू कुछ WBC क्या करेगी? इस टिश्यू के अंदर एंटर हो जाती है। कहाँ से आ रही है ये WBC? इस कैपिलरीज के थ्रू, इस कैपिलरी की वॉल से गुजर के कहाँ पे आ रही है? टिश्यू के अंदर आ रही है, ठीक है। क्या करने? इन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कुछ प्रकार की श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC बताया है अपन को। WBC का रुधिर केशिका की भित्ति से होकर उत्तक में आना, सिंपल सी बात है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। 81 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग होता है लिम्फोइड ऑर्गन, अपन को पूछा सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्वेश्चन कई दफा रिपीट भी हुआ है, तो आपको नॉर्मली याद रखना है। स्प्लीन यानी प्लीहा को अपन लोग बोलते हैं। प्लीहा जो होता है अपनी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। क्या है ये? लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। कौन? स्प्लीन होता है सॉरी। 82 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। ब्रेकियल धमनी किसे रक्त प्रदान करती है? ब्रेकियल जो आर्टरी होती है वो किनको ब्लड सप्लाई करती है? जो अपने फॉर आर्म होते हैं, ठीक है, जो अपने अग्रपाद होते हैं, फॉर आर्म होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करती है? ब्रेकियल आर्टरी करती है। यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। एक निवाहिका तंत्र है, क्या है? देखो जो निवाहिका तंत्र, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि निवाहिका तंत्र किस तरह से बनता है। तो निवाहिका तंत्र जो होता है वो कैपिलरी से बनता है, और कैपिलरीज के ऊपर ही उसका अंत हो जाता है। पहला पॉइंट तो अपन को डायरेक्टली ये याद रखना है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ध्यान से पढ़ना। एक सिरा किसी अंग में केशिकाओं के रूप में समाप्त होती है। आप देखो केशिका यानी कैपिलरीज के अंदर समाप्त होगी, एवं केशिका के संयोजन से, ये केशिका है ना, ध्यान से पढ़ना इसको, ये केशिकाओं के संयोजन से बनी नई सिरा के रूप में उसी अंग में वापस प्रारंभ हो जाती है। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? निवाहिका तंत्र बोलते हैं, निवाहिका सिस्टम बोलते हैं।
ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार प्लीज़ लेक्चर जरूर अटेंड करना सारे, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं। 84 नंबर क्वेश्चन है, पेपलरीज मसल्स किस में हेल्प करती है? तो पेपलरी मसल जो होती है वो अपने हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं उनको खोलने और बंद करने के अंदर हेल्प करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोगों को याद रखना है। 85 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात। अब देखो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आर्टरी और वेन के अंदर अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आर्टरी और वेन के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया था कि मरने के बाद कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मिलता है और कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं मिलता है। तो बच्चों याद रखना, आप लोगों को पता ही है कि वेन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनी यानी कि आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो जिनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं उन वाल्व के बीच के अंदर ब्लड रह जाता है, तो मरने के बाद अपन को वेन के अंदर यानी जो सिरा होती है उनके अंदर ब्लड मिलेगा, जबकि धमनी के अंदर ब्लड नहीं मिलता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑप्शन आप पढ़िए, सिरा में तो ब्लड मिलेगा यानी कि वेन के अंदर तो ब्लड अपन को देखने को मिलेगा, लेकिन धमनी खाली होती है, धमनी में किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं होता है, बिकॉज जो वेन होती है उनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मनुष्य के लिए सत्य कथन बताइए। चलो बताते हैं भैया। धमनियों में सदैव ऑक्सीजन, सदैव टर्म्स आ गया मतलब गलत हो गया, नहीं भैया, सभी धमनियां जो होती है वो ऑक्सीकृत रक्त फ्लो नहीं करती है। याद रखना, ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है उसको फ्लो नहीं करती है। कुछ एक धमनी ऐसी भी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है, उसको अपन लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी। सेकेंड ऑप्शन पढ़ना, अनऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। नहीं भैया, बाएं आलिंद में नहीं पहुंचता, गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना, धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। गलत बात है भैया, सिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं। धमनियां सदैव रुधिर को अंगों की ओर तथा सिराएं रुधिर को सदैव हृदय की ओर लेके जाती है। बिल्कुल सही बात है, और इसी बेसिस के ऊपर अपन लोग धमनी और सिरा उनको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना। धमनी और सिरा अपन इसी बेसिस के ऊपर अपन इनको बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। 87 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। एक सिरा एक धमनी से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होती है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको सिरा और धमनी के अंदर अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सिरा के अंदर पूछा है, सिरा के अंदर सिरा की भित्तियां मोटी होती है। गलत बात है भैया, पतली होती है। सिरा की अवकाशिका कम होती है। नहीं भैया, उनकी अवकाशिका ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। सिरा में रुधिर के हृदय के विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो होता है इसका राइट आंसर हो गया है। ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, विपरीत दिशा में जाने से रोकने के लिए ही कपाट इनके अंदर पाए जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना आप लोग। धमनी की दीवार में पाए जाने वाले स्तरों की व्यवस्था क्रमशः अंदर से बाहर की ओर। तो देखो, धमनी हो या फिर सिरा हो, इनके अंदर 3 स्तर इनके अंदर पाए जाते हैं, और तीनों स्तर ही मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जबकि केशिका जो होती है, कैपिलरी जो होती है, उनके अंदर केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन लोग एंडोथेलियम बोलते हैं, और वैसे अपन इनको ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं। लेकिन धमनी और सिरा होती है, उनकी दीवार में 3 स्तर पाए जाते हैं। तो अंदर से बाहर की तरफ पूछा है, तो सबसे अंदर होता है ट्यूनिका इंटरना, उसके बाद होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना इसका राइट आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के शरीर से अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाए तो क्या मनुष्य मर जाएगा? नहीं भैया, नहीं मरेगा। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी? गलत बात है, नहीं बढ़ेगी। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी? अरे नहीं भैया, नहीं घटेगी। तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लेटलेट्स के ऊपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन जो होता है 89 के अंदर, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के हृदय में नहीं पाया जाता है। दाया आलिंद होता है क्या? हाँ भाई, सुना है, होता है। सिरा पात्र? अरे सुना ही नहीं कभी। कॉनस आर्टेरियोसिस? ये भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। लब तथा डब हृदय धमनियां किसके कारण होती है? जो हेड साउंड होते हैं वो वाल्व यानी कपाट के बंद होने से ही अपन को सुनाई देते हैं, जिनको आप लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हार्ट के जो कपाट होते हैं उनके बंद होने पर ही लब और डब ध्वनि अपन को सुनाई देती है। लब साउंड जो होता है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर यानी बंद होने पर सुनाई देता है, जबकि डब साउंड जो होता है वो सेमिलुनार वाल्व, जिसको हिंदी में अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, उसके बंद होने पर अपन लोगों को ये सुनाई देता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। हृदय के कपाट किसके द्वारा पैपिलरी पेशियों से जुड़े होते हैं, पैपिलरी मसल से जुड़े होते हैं? तो ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा है, उसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्ट्राटेंडिनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ही जो पैपिलरी मसल्स होती है वो जुड़ी होती है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में साइनोसिस अवस्था में शरीर का रंग कैसा हो जाता है? देखो साइनो का जहां पे भी साइनो टर्म्स आता है वहां पर आता है नीला। तो जब बॉडी का जो कलर होता है वो अगर ब्लू हो जाता है तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन लोग साइनोसिस बोलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मृत आरबीसी के क्षनित रूपकरण, जो डेड आरबीसी होती है वो कहां पर छनती है? स्प्लीन, किडनी, लीवर या किडनी, स्प्लीन, लीवर, किडनी, लीवर या स्प्लीन। तो याद रखना लीवर एंड स्प्लीन, लीवर के अंदर भी होता है और साथ ही साथ स्प्लीन के अंदर भी जो डेड आरबीसी होती है वो छन जाती है। लीवर के अंदर तो आप लोगों को पता ही है, और साथ ही साथ स्प्लीन भी आप लोगों को याद रखना है प्लीहा, क्योंकि प्लीहा के अंदर ही जाकर जो डेड आरबीसी होती है, मृत आरबीसी होती है, वो जाती है, इकट्ठी होती है। तो स्प्लीन को इसलिए तो अपन लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का। क्लियर हो गया? ओके। 95 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मछलियों का हृदय होता है, तो मछलियों के हृदय, पहला ऑप्शन है दो कक्षीय, बिल्कुल सही बात है, उसको अपन लोग वीनस हार्ट बोलते हैं, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड, उपरोक्त सभी, सॉरी उपरोक्त दोनों हो गया। तो क्योंकि आप लोगों को पता है फिशेस का जो हार्ट होता है, मछलियों का जो हृदय होता है, उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, चाहे वो आर्ट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल्स हो, क्योंकि एक एट्रियम एक वेंट्रिकल दोनों के अंदर कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से किस जंतु की प्रति मिनट हृदय धड़कन सबसे अधिक होती है? तो समझना, जानवर जितना छोटा होगा हार्ट रेट भी उतनी ज़्यादा होगी, जानवर जितना बड़ा होगा हार्ट रेट उतनी कम होगी। तो इन तीनों के अंदर, चारों ऑप्शन के अंदर, हाथी, वैल, मनुष्य और चूहा, सबसे छोटा कौन आ गया इसके अंदर, रेट हो गया, यानी चूहे की जो हार्ट रेट होती है वो सर्वाधिक होती है इन चारों के अंदर। मछलियों के हृदय में पाया जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फिशेस के जो हार्ट होता है उसके अंदर केवल दो ही चैम्बर होता है, एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल्स होता है, और इनके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है। तो केवल और केवल इनके अंदर अनऑक्सीकृत ब्लड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ना। ऐसा रुधिर परिसंचरण जो केसिका से प्रारंभ होता है और केसिका के अंदर ही खत्म हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया, उसको अपन लोग निवाहिका तंत्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, निवाहिका तंत्र के लिए आपको याद रखना ये कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, कैपिलरीज के ऊपर इनका एंड हो जाता है, अंत हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। लसिका ग्रंथियों का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होता है? एंटीबॉडीज निर्माण का बिल्कुल होता है, डब्ल्यूसी निर्माण का भी होता है, आरबीसी संग्रह ये नहीं होता, और जीवाणु को नष्ट करना ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। बिलरोथ का कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली याद भी रखना है, और अपने नोट्स के अंदर इसको वन लाइन के अंदर नोट भी कर लेना, इक्वल लगा के लिख लेना, स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर। तो बिलरोथ का जो कॉर्ड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, याद रखना, ये स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ऐसे करके अपन हमारे हो गए 100 क्वेश्चन तैयार। अब बच के 65 क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग कंप्लीट 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं एक साथ। और इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप उसकी क्लास ले सकते हो, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाली, जो कि एम्स लेवल की क्लास है, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको कहीं पर भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।